गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा था कि जो फ्लोएम टिश्यू होता है, इस फ्लोएम टिश्यू के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट होती हैं कैम्पेनियन सेल्स सीव सेल्स, सेकंड कैम्पेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो हमने सीव सेल्स को भी देख लिया था, पढ़ चुके थे हम, और यहाँ पर कैम्पेनियन सेल्स को भी हम पढ़ चुके थे। एंड नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर जो फ्लोएम के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं, सबसे पहले तो हमने पहली क्लास में पढ़े, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें देखा था कि जो पेरीसाइकिल होती है, पेरीसाइकिल और प्लस फ्लोएम दोनों से ही जो तंतु प्राप्त होते हैं या जो बास्ट प्राप्त होते हैं, ये कैसे होते हैं? कॉमर्शियल यूज के होते हैं, व्यावसायिक महत्व के होते हैं। तो यहाँ पर जो पेरीसाइकिल से और फ्लोएम से जो तंतु प्राप्त होते हैं, ये कमर्शियल यूज के होते हैं, जबकि जाइलम से जो जाइलम फाइबर्स थे वो हमको प्राप्त हो रहे थे, वो कमर्शियल यूज के नहीं थे। क्योंकि वो कैसे होते हैं? एक तो लंबाई कम होती है उनकी, और दूसरा उनके ऊपर बहुत अधिक डिपोजिशन होने की वजह से वो कैसे हो जाते हैं? मोटे और हार्ड। तो वो यूजफुल नहीं होते, ये यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर होता है, ये फ्लोएम फाइबर की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स प्रारंभ की अवस्था में कैसी होती हैं? जीवित सेल्स होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं। यहाँ पर केवल सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। और ये सेल्स, क्योंकि आप लोगों ने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रत्येक वर्ष नए बनते हैं। किसी के अंदर 6 महीने में होती है और किसी में 1 साल में एनुअल रिंग पाई जाती है। वैसे 1 साल में 2 रिंग बनती हैं, एक हल्की होती है और एक गहरे रंग की होती है, और उसी को हम यहाँ पर एनुअल रिंग कहते हैं, जो गहरे रंग की होती है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष नई जो रिंग बनती है, तो यह नई रिंग बनने के साथ साथ ही यहाँ प्रत्येक वर्ष नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो प्रारंभ में जो फ्लोएम ये बन रहा था, ये फ्लोएम फाइबर्स की जो सेल्स थी वो जीवित होती हैं। सेल्यूलोज यहाँ पर पाया जाता है, डिपोजिशन सेल्यूलोज का पाया जाता है, ये प्राइमरी वॉल होती है। लेकिन पीछे यहाँ पर क्या हो जाता है? सेल्यूलोज की जगह यहाँ लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। और जब यहाँ पर डिपोजिशन लिग्निन का हो जाता है, तो सेल्स क्या हो जाती हैं? डेड, कोशिकाएं मर जाती हैं। तो इसके बाद में ये जो सेल्स होती हैं, ये सेप्टेट होती हैं, पटहीन भी होती हैं और पट युक्त भी होती हैं। यहाँ दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं आपस में मिलकर के। ये सेल्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर के फाइबर्स का निर्माण करती हैं, तो इनके अंदर पट उपस्थित हो भी सकते हैं और पट एब्सेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डिपोजिशन लिग्निन का हो जाता है, तो सेल्स क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। यहाँ 2 प्रकार से, एक तो परिरंभ पेरीसाइकिल, परिरंभ के बाहर की ओर होंगे जो तंतु हैं, और दूसरे परिरंभ के अंदर की ओर होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी जो होते हैं, ये तो होते हैं बाहर की ओर, और जो सेकेंडरी होते हैं ये होते हैं अंदर की ओर। सेकेंडरी, प्राइमरी फाइबर और सेकेंडरी फाइबर ये होते हैं अंदर की ओर।
तो इस प्रकार जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम के अंदर या फिर कहें यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जो प्राइमरी होते हैं वो पेरिसाइकिल से बाहर की ओर होते हैं और सेकेंडरी होते हैं जो मोटे होते हैं वो अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं। अब इनके अगर हम यूज की बात करें, इनके उपयोग की अगर हम बात करें तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो अभी मैंने शुरू में ही लिखा था कि इनका जो उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा इनका जो उपयोग होता है वो उपयोग हो रहा था इनका यहाँ हम जब उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कमर्शियल यूज हो रहा था इनका, व्यावसायिक रूप से यहाँ पर इनका उपयोग किया जा रहा था। यहाँ पर बुनाई के, चटाइयाँ बुनने के, रेसे बड़े रस्सियाँ बुनने के, जो भी यहाँ पर बुनाई का कार्य हो रहा था वो इनसे हो रहा था। जैसे जूट है, जूट से क्या है, रेशा निकल आता है, अलसी, भांग, सन, ढैंचा जो हम देख रहे हैं कॉमन चारों तरफ, इन सभी से क्या निकलता है, रेशा। और ये सब किसके काम आता है, बुनाई के काम आता है। इसके साथ ही साथ ये मृत हैं तो यांत्रिक सहारे का भी कार्य करेंगे, ये यांत्रिक सहारे का भी कार्य करते हैं। और एक और जो यहाँ पर सहचर सेल्स होती हैं, यहाँ पर जो कैम्पेनियन सेल्स पाई जाती हैं, सहचर सेल्स पाई जाती हैं, इनकी दाब प्रवणता को बनाए रखने का भी कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोएम फाइबर्स अपना कार्य करते हैं। एंड लास्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा कह रहे हैं तो एक चीज़ दिमाग के अंदर आती है कि पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं टिश्यू की, वो कैसी होती हैं, जीवित। तो इसका मतलब यहाँ भी ये पार्ट कैसा होगा, जीवित। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जैसे जाइलम के अंदर केवल एक जाइलम पेरेन्काइमा ऐसा था जो केवल कैसा था, जीवित। और फ्लोएम के अंदर केवल फ्लोएम फाइबर ऐसा पार्ट होता है जो मृत होता है। यहाँ भी जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो कैसा होता है, जीवित पार्ट। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। आकार आकृति की अगर बात करें हम तो ये समव्यासी होती हैं, समव्यासी, आयताकार भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं और गोल भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कौन सी जगह पर उपस्थित हैं, तो उसके आधार पर इनके आकार प्रकृति यहाँ पर चेंज हो जाती है। इसके अलावा इनकी उपस्थिति की अगर हम बात करें कि फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तो नहीं। यहाँ डाइकोट और प्लस टेरिडोफाइटा में फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। मोनोकोट प्लस डाइकोट का एक कुल है, रेननकुलेसी। यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, यहाँ उपस्थित होता है। तो डाइकोट और टेरिडोफाइटा में फ्लोएम पेरेन्काइमा उपस्थित होता है, मोनोकोट में और डाइकोट के कुल रेननकुलेसी में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। सेल्स आयताकार, समव्यासी, गोलाकार की मिलती हैं। इसके अलावा सेल्स लिविंग हैं तो यहाँ दो प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है। एक तो प्राइमरी सेल वॉल होगी
और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो प्रकार की यहाँ सेल वॉल पाई जाती हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, पतली और सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी होती है वो कैसी होती है, मोटी, और यहाँ लिग्निन पाया जाता है। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, इस प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज है, पतली है, तो यहाँ कोशिकाएं कैसी होंगी, यहाँ ये वो कंडीशन है जब यहाँ पर नए टिश्यू का निर्माण नहीं हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में जो नया फ्लोएम बनता है वो नए फ्लोएम बनने से पहले की कंडीशन होती है। ये प्राइमरी जो सेल वॉल है पतली सेल्यूलोज से निर्मित है। इसके अलावा ये जो सेल वॉल होती है ये अक्षीय संवहन का कार्य करती है। अक्षीय संवहन का कार्य करती है। अक्षीय मतलब इस प्रकार से, लॉन्गिट्यूडनल संवहन का कार्य करती है। और यहाँ तक कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। इधर चलते हैं, मोटी है, लिग्निन का निक्षेपण हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉल असममित प्रकार की होती है, सममित प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता है। ये वो कंडीशन है जब जो एनुअल रिंग है उसका निर्माण होने जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फ्लोएम का डी एंड होने वाला है, इसकी जगह पर नया फ्लोएम आने वाला है। और ये कहाँ खिसक जाएगा, बाहर की ओर, क्योंकि आगे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो वहाँ आएगा कि नया फ्लोएम अंदर की ओर रह जाता है और पुराना फ्लोएम बाहर की ओर वल्क के साथ आ जाता है, छाल के साथ आ जाता है। तो ये वो कंडीशन है, यहाँ मोटी होगी, लिग्निन यहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ ये कंडीशन एक ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर ये सेल्स अगर डिपोजिशन अधिक हो जाता है तो यहाँ मर जाती हैं और लास्ट में ये सेल्स मरेंगी ही मरेंगी। उसके अलावा अगर संवहन की बात करें तो यहाँ अक्षीय और अरीय दोनों ही तंत्रों में संवहन की प्रक्रिया होती है। ऐसे भी होगा लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे भी होगा, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी, दोनों ही तंत्रों में यहाँ पर संवहन की प्रक्रिया होती है वॉल्स के द्वारा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है? अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? सबसे जो पहला कार्य है वो है संचय का। चाहे हम फ्लोएम में देखें या फिर हम जाइलम में देखें, यहाँ पैरेन्काइमा संचय का ही कार्य करता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गोंद, रेजिन, टैनिन, तो इन चीज़ों का यहाँ संचय होता है। और उसके अलावा किसका कार्य करता है? संवहन का, मुख्य रूप से अरीय संवहन का कार्य करता है। तो ये हुआ आपका फ्लोएम। और नेक्स्ट थर्ड जो है वो है आपका ग्लैंड्यूलर टिश्यू। एंड थर्ड ग्रंथिल ऊतक। ग्लैंड्यूलर टिश्यू। यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंड्स दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो बाह्य ग्रंथियाँ, एक्सटर्नल, और दूसरी पाई जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ
ये जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्य ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, ये ग्रंथियां पाई जाती हैं एपिडर्मिस में या हाइपोडर्मिस में। या तो एपिडर्मिस में उपस्थित होंगी या हाइपोडर्मिस में। और अंतःस्रावी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर के टिश्यूज के अंदर में उपस्थित होंगी। तो इनकी जो उपस्थिति होती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की, ये अलग अलग होती है। ये एपिडर्मिस में या हाइपोडर्मिस में उपस्थित होती हैं। जो बाह्यतम परतें होती हैं, एपिडर्मिस सबसे बाह्यतम परत, उसके अलावा अंदर की तरफ चलते हैं तो हाइपोडर्मिस पाई जाती है। जबकि ये अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स किसी के भी अंदर उपस्थित हो सकती हैं। और यहाँ ये अंदर टिश्यू के अंदर धसी हुई पाई जाती हैं, टिश्यूज के बीच बीच में पाई जाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पहले बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथिल रोम या ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां, दंसन रोम, जलरंध्र, ऑस्मोफोर, ऑस्मोफोर इनको बोलते हैं तेल ग्रंथियां। ऑस्मोफोर तेल ग्रंथियां। और इसके अलावा लास्ट पाई जाती हैं मकरंद कोश, नेक्टर ग्लैंड्स। मकरंद कोश ग्रंथियां को बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो बाह्य ग्रंथियां पाई जाती हैं वो ये होती हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रंथिल रोम या ग्रंथियां। जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस की सतह पर उपस्थित होती हैं, सतह पर उपस्थित होती हैं एपिडर्मिस की पर। ये रोम समान संरचनाएं होती हैं जो उभारों के रूप में पाई जाती हैं। कई बार ये एपिडर्मिस में नीचे की तरफ गर्त के रूप में धसी हुई भी होती हैं, लेकिन कुछ पार्ट इनका कहाँ होता है? सतह पर बाहर की ओर निकला हुआ होता है। अगर बात करें हम फॉर एग्जाम्पल गुलाब, गुलाब की लीफ पर कांटेनुमा संरचनाएं, वो रहविया में इसकी भी क्या मिलती है? लीफ पर। तो ये ग्रंथिल रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जो लीफ की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं और इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। पाचक ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो उन पादपों में पाई जाती हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। पढ़ा है आप लोगों ने इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं
जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे घटपर्णी, नेपेंथीज, तो इनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जो इनकी लीफ जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में बदल जाती है। घटपर्णी में घट जैसी संरचना में बदल जाती है, ड्रोसरा में कटोरा जैसी संरचना में, ऐसी खुली संरचना में बदल जाती है। अंदर की साइड में यहाँ पर इसमें रोम पाए जाते हैं, और अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पर आ जाए तो वो कहाँ चला जाता है, अंदर की ओर गिरता हुआ चला जाता है। तो जो यहाँ पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कीट यहाँ गिरेगा, वहाँ उस कीट की बॉडी को यहाँ विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से उसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद में यहाँ पर प्रोटीन में नाइट्रोजन तो होता ही है, तो यहाँ से नाइट्रोजन को ये अवशोषित कर लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर लेते हैं। नेक्स्ट, दंसन रोम। ये जो दंसन रोम पाए जाते हैं, ये भी लीफ के ऊपर पाए जाते हैं, लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ जो दंसन रोम पाए जाते हैं ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। ऐसे ग्रंथिल रोम जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ये भी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो दंसन रोम पाए जाते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी स्टूडेंट्स, बिच्छू बूटी में जो लीफ पाई जाती है, इसके ऊपर दंस समान रोम पाए जाते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ इसके पास पहुँचता है तो ये क्या होते हैं, ऊपरी भाग बहुत तीक्ष्ण होते हैं। ऐसे इस प्रकार से तीक्ष्ण भाग होते हैं, और ये ऊपर वाला सिरा टूट करके स्किन के अंदर चला जाता है, त्वचा के अंदर घुस जाता है। यहाँ इसमें कुछ पॉइजनस चीज़ पाई जाती हैं, तो ये अगर ये किसी की बॉडी में चला जाए तो वहाँ पर चर्म रोग या खुजली वगैरह भी ये स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, जलरंध्र। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जब वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय प्लांट्स हैं, या फिर कहें जो मीजोफाइट्स प्लांट हैं, मीजोफाइट प्लांट्स के अंदर जलरंध्र पाए जाते हैं। और ये जलरंध्र जो पाए जाते हैं, ये जलरंध्र लीफ की जो सबसे ऊपर वाला जो होता है सीड्स, यहाँ सीड्स पर पाए जाते हैं। और यहाँ ये कुछ क्षेत्र खाली होता है, और इसका जो डायरेक्ट संबंध होता है ये किससे होता है, जाइलम की वेसल्स से या ट्रैकिड से। जाइलम की वाहिकाओं से या वाहिनिकाओं से इसका डायरेक्ट संबंध होता है, वाहिकाओं से होता है। जब कंडीशन ऐसी होती है कि बाष्पोत्सर्जन तो हो रहा है कम, बाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, और जल का जो अवशोषण है ये अवशोषण हो रहा है अधिक, तो यहाँ पर जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा कुछ दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम मूल दाब भी कह देते हैं कॉमन तौर पर। तो यहाँ इनकी वजह से जल कुछ ऊपर की तरफ निकल जाता है, और जो इस हाइड्रोथोड से जलरंध्रों से वो कहाँ आ जाता है, बाहर वातावरण में। तो ये जो उष्णकटिबंधीय मीजोफाइट्स प्लांट हैं, वहाँ अगर ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर गटेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसको बिंदु स्राव की प्रोसेस भी कहते हैं। तेल ग्रंथियाँ, ऑस्मोफोर, कुछ प्लांट्स के एपिडर्मिस में या हाइपोडर्मिस में कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इन ग्लैंड्स में वाष्पशील तेल पाए जाते हैं, वॉलेटाइल वाष्पशील ऑयल मिलते हैं। ये जो ऑयल होते हैं ये कैसे होते हैं, खुशबूदार। खुशबूदार जब इन ऑयल्स को यहाँ से अगर निकाला जाए तो फ्लावर में, लीफ में या फ्लावर में भी उपस्थित होते हैं, तो यहाँ से अगर इनको निकाला जाए तो इनसे अलग ही खुशबू यहाँ पर आती है। जैसे जैस्मिन, नरगिस,
इनके जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, यहाँ पर वॉलेटाइल ऑयल मिलते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर खुशबू आती है। नेक्स्ट, नेक्टर ग्लैंड्स। नेक्टर ग्लैंड्स मकरंद जो ग्रंथियां होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है मकरंद का निर्माण करना। और किसके लिए? यहाँ पर जो मकरंद का निर्माण होगा वो किसके लिए होगा? जो पॉलिनेटर्स होते हैं, इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉलिनेटर्स मतलब जो परागण की क्रिया करते हैं, परागणकारी इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, ततैया है, मधुमक्खी हैं, बैट्स हैं, सभी क्या होते हैं? परागणकारी होते हैं। इनको आकर्षित करने के लिए तो जो नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, इन नेक्टर ग्लैंड्स में ग्लूकोज, सुक्रोज और अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। एक विशेष प्रकार के शराब होते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज, सुक्रोज और अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मीठे, और मीठे हैं तो चिपचिपे भी होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या करते हैं? इनकी वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास आते हैं और यहाँ पर परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो ये होती हैं बाह्य ग्रंथियां। एंड सेकंड, अंतःस्रावी ग्लैंड्स। और अंतःस्रावी ग्लैंड्स कहाँ पाई जा रही हैं स्टूडेंट्स? जो रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट के जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर जगह जगह ऊतकों को बीच में धसी हुई पाई जाती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।